अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक पुराने टॉपिक के साथ। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरी पहले से वीडियो मौजूद है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। लेकिन उसके अंदर सिस्टम के अंदर काफ़ी उस वीडियोज़ में कुछ आवाज़ का मसला था और कुछ उसके बाद काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के अंदर। तो मैंने सोचा भी इस टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो बना लूँ ताकि वो जो मसला लोगों को फेस करना पड़ता है उसके अंदर बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन की वजह से और बाकी कुछ जो नई अपडेट्स आ गई हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसके अंदर ऐसे है कि आपने जब अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए आपने जाना है जी, SCCP की वेबसाइट का लिंक है ESEC की वेबसाइट का लिंक है eservice.scp.gov.pk। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना और उसके बाद आपने इस पोर्टल इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तानी है तो वो साइन अप फॉर नेशनल करेगा, और अगर कोई बंदा ऐसा जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है और उसके पास नाइकॉप है तो नाइकॉप की रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी। अगर कोई ऐसा बंदा जो कि फॉरनर है या उसके पास जो कार्ड है वो POC कार्ड है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, तो फिर अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेगा। और अगर बंदा अपना पासवर्ड भूल गया तो वो फॉरवर्ड पासवर्ड यहाँ से करेगा। तो ये तमाम ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपने साइन अप फॉर नेशनल में जाना है और यहाँ आपके सामने ये इंटरफेस है सारा। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जो आपने अपना फ़ोन नंबर देना है ना वो आपके ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये सिस्टम आगे आपको मूव ऑन नहीं होने देता और आपको ये बकायदा उन्होंने लिखा हुआ है एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹50 विल बी चार्ज आफ्टर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। अगर आप कोई दूसरा नंबर जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको 2 अटेम्प्ट के बाद ₹50 जुर्माना होगा। और वो जुर्माना आपको कब पड़ेगा? जब आप अपना सही वाला नंबर लगा के अंदर लॉगिन करेंगे, अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फीस अदा करेंगे, तो उस वक्त आपको साथ में जुर्माने की फीस भी अदा करनी होगी। बहरहाल यहाँ आपने अपना ID कार्ड का नंबर डालना होता है और फिर आपने अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ डालनी है, कार्ड की इशूएंस डेट यहाँ डालनी है और वो डालने के बाद फिर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने का तरीका बकायदा सिस्टम ने बताया कि कम से कम 8 हिस्सों का पासवर्ड होना चाहिए और उसमें एक कोई नंबर होना चाहिए, मतलब आपका वो जो अल्फ़ाबेट होता है और मतलब जो डिजिट्स होते हैं, रियाजी के डिजिट होते हैं, उनमें भी एक वो होना चाहिए और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हों, बाकी अल्फ़ाबेट में एक कैपिटल हो, अपर केस, फिर एक लोअर केस हो कम से कम उसके अंदर, और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पाकिस्तान @123, पाकिस्तान का P कैपिटल बाकी स्मॉल और @ स्पेशल कैरेक्टर है और 1 2 3 इसके अंदर जो है ना वो आ जाते हैं आपके ये डिजिट्स आ जाते हैं। तो 8 हिस्से भी पूरे हो जाते हैं। 8 से लंबा जितना मर्जी हो सकता है लेकिन कम से कम 8 हिस्सों का आपने करना है। तो आपने वो ये पासवर्ड अपना रीसेट करना है। फिर आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, MS जो भी हैं वो आपने सेलेक्ट करके यहाँ से अपना यहाँ नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप वालिद का नाम लिखना है। अगर कोई मियाँ बीवी कोई मतलब शादीशुदा खातून कर रही है तो वो अपने शौहर का नाम यहाँ लिखेगी अगर उसका ID कार्ड उसके शौहर के नाम पे बना हुआ है। फिर यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ आपका जो करंट एड्रेस है प्रॉपर तरीके से, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, SCCP में हमेशा प्रॉपर एड्रेस एक्सेप्टेबल होता है। तो ये करने के बाद आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर बताया कि आपके पास कौन सी सिम है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ नंबर डालना है और नंबर 0 के बगैर डालना है। मतलब अगर आपका नंबर है 0333 तो आपने 0 के बगैर 333 से नंबर शुरू करना है। तो वो डालने के बाद आपने ईमेल एड्रेस डालना और यहाँ बकायदा कह रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आप एप्लीकेंट जो है उसके नाम के ऊपर होना चाहिए, मतलब ये जो बंदा अप्लाई कर रहा है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए उसके नाम पे होना चाहिए। उसके बाद आपने कैप्चा कोड डाल के करेंगे, मतलब यहाँ से इसके ऊपर टिक करेंगे तो सिस्टम ये सब कह रहा है कि जी आप सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो करेक्ट है, कोई इसके अंदर गलत बयानी नहीं हो रही। तो उसके बाद आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने वो आपके नंबर और आपके ईमेल दोनों के ऊपर, फिर आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएंगे और वेरिफिकेशन कोड जब आपके नंबर पे जाएगा तो फिर कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी और इसके अंदर आपने इस जगह ये जहाँ मैं कर रहा हूँ यहाँ आपने अपना मोबाइल का कोड डालना है और यहाँ आपने अपने ईमेल वाला कोड डालना है और यहाँ आपने आई हैव रीड इस चेक के ऊपर टिक करना है। तो आपने वेरीफाई सिक्योरिटी कोड्स करेंगे तो अगर आपके वो कोड करेक्ट हैं तो उसके बाद आप पोर्टल के अंदर लॉग इन कर जाएंगे। तो पासवर्ड आपने खुद बना लिया था अपना, अलबत्ता आपको जो आपका पिन कोड होता है ना, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो आपको जो है ना वो इसके अंदर मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी,
कि लॉगिन आप जब हो जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने है। तो अगर आप किसी तरीके से लॉग आउट हो जाते हैं, फिर दोबारा लॉगिन करने का तरीका है कि ये है कि यहाँ आपने अपना CNC नंबर डालना है और इस जगह आपने अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन करना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये कंपनी है, इसका नाम मैंने रिजर्व कर लिया है पहले से, तो इसी को मैं अब इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूँ। लेकिन नाम रिजर्व कैसे करते हैं वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब आप लॉगिन करते हैं, कोई भी नया बंदा लॉगिन करता है, उसका नाम रिजर्व नहीं हुआ होता, तो उसके सामने ये वाला डिब्बा नहीं आता, ये वाला डिब्बा सबसे पहले आता है, ये जो उसके अवेलेबल प्रोसेस उसके सामने आते हैं। तो कंपनी नेम रेजर्वेशन आप मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कंपनी का नाम पहले रिजर्व कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि नाम आपको मिल जाएगा। अदरवाइज कुछ लोग कंपनी नेम रेजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने तमाम कंपनी का नाम भी इसके अंदर आप एंटर करके, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, कुछ भी अलग डिफरेंट नहीं है। लेकिन इसमें नाम रिजर्व भी आपका इकट्ठा हो जाता है और इनकॉर्पोरेशन भी इकट्ठी हो जाती है, तो ये प्रोसेस भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप नेम रेजर्वेशन पहले करें और उसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाएं। तो नेम रेजर्वेशन करने का तरीका ये है कि कंपनी नेम रेजर्वेशन में आपने जाना है और जौन सी वाली कंपनी भी आपने रजिस्टर्ड करवानी है, जैसे कि आपने प्राइवेट लिमिटेड करवानी है या सिंगल मेंबर करवानी है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये होता है कि कम से कम 2 मेंबर होते हैं और सिंगल मेंबर के अंदर एक ही मेंबर होता है, लेकिन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड ही होती है। और फ्यूचर में आप इसको नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर कोई बंदा करना चाहे तो जैसे कि जो भी आपने करनी है, आप कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी करनी है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ABC। दूसरे नंबर पे भी आप यही नाम लिख सकते हैं या कोई और नाम आपके पास है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ आपने अपनी जस्टिफिकेशन लिखनी होती है, जो नाम आप ABC रख रहे हैं ये आप क्यों रख रहे हैं। आप ABC लिखना 3 कैपिटल जो है ना वो कैपिटल वर्ड्स हैं, तो इनसे आप क्या बुला लेते हैं, A से आप क्या बुला लेते हैं, B से क्या बुला लेते हैं, C से क्या लेते हैं, तो आप इनकी प्रॉपर यहाँ जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ वो कह रहे हैं कि आपकी कोई होल्डिंग कंपनी वगैरह इस तरह से है, तो यहाँ आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। यहाँ जस्टिफिकेशन अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा, लेकिन जो जस्टिफिकेशन आपकी होगी आपने वो लिखनी है। जैसे A से मुराद मैं कि मेरे 3 बेटे हैं, उनका नाम, एक का नाम अहमद है, दूसरे B से एक का नाम बिलाल है, C से का ये नाम है, तो इस तरह मैं अपने बेटों के नाम के ऊपर अपनी कंपनी को ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, इस तरह से मैं इसका नाम ABC रख रहा हूँ। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपने जो भी अपनी कंपनी का नाम रखना है, कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर इसकी यहाँ जस्टिफिकेशन देनी है। और उसके बाद आपने कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी बताने की कंपनी आपकी एग्जैक्टली करती क्या है। तो जो भी आपकी कंपनी, मैं कहता हूँ कंपनी ई-कॉमर्स करती है, तो यहाँ मेरे पास ई-कॉमर्स की ऑप्शन आ जाएगी। देखिए मेरे पास ई-कॉमर्स की ऑप्शन आ गई, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर मैंने बताना जी मैंने पेमेंट किस तरह से करनी है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ADC, मैं कहता हूँ जी ADC ई पेमेंट। आप बैंक चलान यहाँ जनरेट करके बैंक में जाके वो भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। और ADC ई पेमेंट में ये होता है, अगर आप ये वाला मोड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको एक बकायदा एक जो है ना PSID नंबर मिलता है, और वो आप अपने बैंकिंग ऐप से या इजी पैसा की ऐप, जायज़ कैश नहीं, इजी पैसा या बैंक की ऐप से आप SCCP वाली ऑप्शन वहाँ होती है, उसमें आप वो PSID नंबर डाल के अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आपके पास एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन की, ऑथराइज इंटरमीडिएट अप्लाई कर रहा है या एप्लीकेंट बंदा खुद ही अप्लाई कर रहा है, तो मोस्टली केसेस में बंदा खुद ही अप्लाई कर रहा होता है। तो यहाँ आपने अपना नाम डालना होता है, जो भी बंदे का नाम होता है XYZ, पूरा नाम मैंने लिख रहा है यहाँ बंदे की कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। तो यहाँ आपने अपना ID कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ आपने उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। एड्रेस डालने के बाद यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ आपने नंबर डालना है। मैं यहाँ कुछ ना कुछ डाल देता हूँ ताकि सिस्टम मुझे आगे मूव होने दे। एक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद यह मैं कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन भी, कुछ भी वर्ड्स लिख लेता हूँ ताकि सिस्टम मुझे ज़रा मूव होने दे। ये सारा काम मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन कौन सी ऑप्शन इसके अंदर फिल करनी होती हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं करेक्ट डाटा इसके अंदर पुट नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसके अंदर। ये सारी जस्टिफिकेशन अगर बंदा लिखे तो 5-2-4 मिनट तो बंदे को जस्टिफिकेशन लिखने में भी लग जाते हैं। बहरहाल ये सारा डाटा पुट करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का सामने आपके प्रोसेस आ जाएगा। अभी ये फिलहाल आपको सबमिट नहीं करने देगा, पहले वो बोलेगा कि फिल न्यू अटैचमेंट फॉर्म। अटैचमेंट के अंदर आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपकी कोई जो कंपनी आप अभी नाम कर रहे हैं, ये आप कोई फॉरेन कंपनी है, अगर कोई फॉरेन कंपनी का आप नाम रख रहे हैं तो आप अप्रूवल लेटर दें।
और अगर कोई आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, फॉरेन कंपनी है वो भी, तो उसका सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। हाँ, तो जो भी है बहरहाल अपनी एक जो जस्टिफिकेशन आपके पास अगर कोई फॉरेन कंपनी के वाले से है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। हमारे केस के अंदर कुछ भी नहीं होता, जो अगर हम पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद ये जब आप इसको करके सेव कर लेते हैं, फिर आप फिल न्यू बैंक चलान फॉर्म पे जाते हैं, तो यहाँ वो आपको कहता है कि ये 225 रुपये का चलान आपने पे करना है, और इसको भी आपने यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ से आपको सिस्टम सबमिट के ऑप्शन दे देगा। इस सबमिट के ऑप्शन अब अवेलेबल, मैं इसको सिंगल इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेस सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद ADC ई पेमेंट में जाके मेरे पास जो ऑप्शन आ जाएगी कि मैं वो जो है ना PSID यहाँ से ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नाम रिजर्व हो चुका है पहले ही। ये नाम जब आपके पास से रिजर्व होता है तो कैसे होता है कि वो नाम यहाँ पोर्टल के अंदर भी ऑप्शन आ जाती है कि जी आपका नाम रिजर्व हो चुका है, और आपको एक बाकायदा ईमेल भी आ जाती है। ठीक है, वो ईमेल किस तरह से आती है, वो ईमेल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। नाम के हवाले से जो आपको ईमेल आती है, ये देखें, ये इस तरह से आपको ईमेल आती है। SCCP अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी नेम सियाल स्टोर, ये सारा कंपनी का नाम है। अच्छा, तो इसके अंदर ये देखें लिखा आ रहा है कि दिस इज विद रेफरेंस टू योर ई नेम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, जो कि मैंने फाइल की थी। उसमें वो कह रहा है कि द अबव प्रपोज नेम अपीयर्स टू बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वो कह रहा है कि ये आपका नाम जो है ना ये अवेलेबल नजर आ रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको ये प्रिंट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सिस्टम के अंदर ऑप्शन होता है सेव एज PDF का। आप इसको प्रिंट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं और सेव एज PDF भी कर सकते हैं। तो मैंने सेव एज PDF सेट किया हुआ है, तो इसको मैं सेव करके यहाँ PDF जहाँ पे मैंने इसको करना है सेव करना है, मैं यहाँ इसको सेव, मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है, तो आप इसको PDF में आपने यहाँ सेव कर लेना। प्रिंट बकायदा PDF में सेव भी हो जाता होता है। उसके बाद आपने वापस इसी पोर्टल में आना है और यहाँ से आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि अगर आप वीडियो को प्रॉपर जो है ना वो शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी छोटी सी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्ता फिर भी आपको कहीं कोई मसला है तो मैं अपना नंबर साथ साथ वीडियो की जो है ना वो स्क्रीन में शेयर करता रहूँगा, ताकि कहीं भी आपको मसला है तो आप मेरा नंबर नोट करके मुझसे रब्ता भी कर सकते हो। कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, ताकि अक्सर बंदा कॉल नहीं भी उठा पाता तो व्हाट्सएप के ऊपर फिर मैसेज सेव हो जाता है, बंदा फिर जब टाइम होता है तब रिस्पॉन्स कर देता है। तो बहरहाल ये नाम कंपनी का यहाँ आ गया। अब वो कह रहे हैं कि मोड ऑफ पेमेंट मुझे बताएं कि क्या होगा आपका, तो वही ADC ई पेमेंट, सबसे आसान पेमेंट मेथड यही है। अब वो यहाँ कह रहा है कि आपकी कंपनी के अगर इन केस, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी है ये जो मैं कर रहा हूँ, डुअल मेंबर कंपनी के अंदर नॉमिनी का कोई जो है ना वो नहीं डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी को कहते हैं कि अगर इन केस कल को बंदा उसकी डेथ हो जाती है, वो नहीं रहता दुनिया में, तो फिर उसके बाद उसकी कंपनी का ओनर कौन होगा, तो यहाँ वो आपका नॉमिनी जो है वो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ब्लड रिलेशन आपका, या आपका जो है ना वो स्पाउस हो, मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरे का हो, या उसके अलावा ब्लड रिलेशन के आपका वालिद साहब हो सकते हैं, वालदा हो सकती है, भाई बहन, इनमें से कोई रिश्ता आपका हो सकता है। उसके अलावा कोई कज़न वगैरह अगर आप बात करें तो वो नॉमिनी नहीं हो सकता। तो यहाँ नॉमिनी का नाम बताना है आपने, तो ये नॉमिनी का नाम आ गया जी। अब उसके बाद आपने नॉमिनी का ID कार्ड का नंबर डालना है यहाँ। उसके बाद आपने नॉमिनी का एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद वो आपसे ईमेल एड्रेस भी मांग रहा है कि नॉमिनी का ईमेल एड्रेस बताएं। उसके बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपका नॉमिनी से ताल्लुक क्या है, तो यहाँ इस जिसका मैं ये कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ ये इनका भाई है। और उसके बाद फिर वो सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का जो एड्रेस होगा वो हमें बताएं, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताएं या आपकी कंपनी का अगर वो रजिस्टर्ड एड्रेस है तो वो बताएं। तो आपको रजिस्टर्ड एड्रेस ही सिलेक्ट करना चाहिए नॉर्मली। अगर अभी रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी का नहीं है तो फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो इसके ऊपर बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रजिस्टर्ड एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो रजिस्टर्ड एड्रेस ये कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जो मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ। इसके अंदर अक्सर लोग पूछते हैं कि जी एड्रेस जो आप देने जा रहे हैं वो क्या एड्रेस बाकायदा आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल एड्रेस भी एक्सेप्ट हो जाता है, तो मैं ये यहाँ बता दूं कि रेजिडेंशियल एड्रेस भी बंदे का एक्सेप्ट हो जाता होता है। तो ये आपने इन तमाम जगह पे मैंने सिटी भी सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट भी कर लिया और टाउन भी कर लिया। और उसके बाद प्रोविंस आपने यहाँ देखना है कौन सा है, तो इस सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ही आता है इसके अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद का एड्रेस है तो ये आपने कर लेना, या आपका जो भी सूबा हो
आपने वो करना है, बलोचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है, कोई और है, जो भी है। तो इस सिनेरियो के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, क्योंकि इस साहिब का एड्रेस इस्लामाबाद का है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है जी ईमेल एड्रेस अपना बताएं। तो ये ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया। फिर वो आपसे सेल फोन नंबर, टेलीफोन नंबर मांग रहा है, वो आपने डालना है। तो ये सेल फोन नंबर मैंने डाल दिया और टेलीफोन नंबर भी डाल दिया। उसके बाद सिस्टम आपसे कह रहा है कि जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपकी कोई होल्डिंग कंपनी वगैरह है। तो मैं इसमें कह रहा हूँ जी नॉट एप्लीकेबल, कि मेरे सिनेरियो के अंदर कोई होल्डिंग कंपनी वगैरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। तो स्पेलिंग वगैरह का आपने ज़रा अच्छी तरह चेक कर लेना। यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल और यहाँ भी मैं नॉट एप्लीकेबल ही डाल रहा हूँ। यहाँ भी कह रहा है कि स्पेशल बिजनेस आप कर रहे हैं, तो स्पेशल बिजनेस वाला भी कोई सिलसिला नहीं है। तो दोनों जगह मैंने नॉट एप्लीकेबल डाल दिया। ये ऑप्शन तकरीबन नॉट एप्लीकेबल के लिए ही होती है। उसके बाद फिर आप सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब कैपिटल जो है ना, इसके अंदर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा कि वो कहते हैं मिनिमम कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। सिस्टम आपसे ये पूछता है, एसएससीपी का जो पोर्टल है, कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, जिसका आप अभी सारी डाटा दे रहे हैं, वो बिजनेस आप कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट ही बेसिकली उसी को कैपिटल कहते हैं। तो सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ जो अपने शेयर्स, यहाँ बकायदा शेयर्स की कैलकुलेशन होती है कि आप अपने जो शेयर हैं वो कितने हैं आपके। तो नॉर्मली जो है ना, वो आप मिनिमम जो है ना, 1 लाख अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट या कैपिटल रख सकते हैं। एसएससीपी कहता है कि अगर आपने हमारे पास कंपनी को रजिस्टर करना है, तो आप मिनिमम जो कंपनी शुरू कर सकते हैं वो 1 लाख कैपिटल से कर सकते हैं। 1 लाख कंपनी का एक बेनिफिट भी है शुरू में। मैं कहता हूँ कि आप अगर छोटे लेवल पे आपने बिजनेस करना है तो आप 1 लाख ही रख लें, क्योंकि 1 लाख वाली कंपनी को एनुअली ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। और अगर आपका कैपिटल 1 लाख से ज्यादा है तो उस कंपनी को एनुअली ऑडिट भी करवाना। अब ऑडिट क्या होता है, ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऑडिट जिन लोगों को पता है, ऑडिट भी अपने आप में एक खर्चे वाला और अपने आप में एक जो है ना वो जिम्मेदारी वाला काम है। तो अगर आपने कैपिटल 1 लाख रखना है तो उसके अंदर आप अपने जो पर शेयर वैल्यू है वो 100 रुपये रख सकते हैं, और जो अपने कैपिटल जो शेयर्स की वैल्यू है वो 1000 रख सकते हैं। मतलब आपके पास 1000 शेयर्स हैं कंपनी के, जिनमें से एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। तो आपकी कंपनी का जो कैपिटल है वो 1 लाख आप इस तरह से बनाते हैं कि पर शेयर वैल्यू 100 और नंबर ऑफ शेयर्स 1000। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख कैपिटल बन जाता है। आप इसको ज्यादा भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ अपने सब्सक्राइबर्स का, कंपनी के जो लोग इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब इसको कंपनी का ऑनर है, उसका डाटा आप यहाँ एंटर करेंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन बनी हुई है ऐड की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले वो कंपनी के सब्सक्राइबर का नेम मांग रहा है कि उसका नाम क्या है। तो ये इन साहब का मैंने नाम डाल दिया। फिर पूछ रहे हैं कि इनका डेजिग्नेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपने उस बंदे को डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर के तौर पर सिलेक्ट करना है, और ये अपॉइंटेड वाला आपने अपॉइंटेड ही रहने देना, इसको आपने चेंज नहीं करना। और उसके बाद फिर आपने यहाँ एंटिटी नॉमिनेटिंग, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद नेशनैलिटी बंदे की क्या है जी, नेशनैलिटी इस बंदे की पाकिस्तानी है। अगर कुछ दूसरे बंदे मुल्क का हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते, लेकिन ये इस बंदे की पाकिस्तानी है। सीएनसी नंबर यहाँ आपने डालना है उस बंदे का, मतलब जिस अगर आपका अपना कर रहे हैं तो फिर आपने अपना सीएनसी नंबर यहाँ डालना है। और उसके बाद आपने रिलेशनशिप, मतलब कि ये जो बंदा है जिसका आप डाटा दे रहे हैं, ये किसी का सन है, डॉटर ऑफ है, वाइफ ऑफ है, क्या है। तो यहाँ मैं कहूँगा सन ऑफ है, और यहाँ इनके वाले साहब का नाम लिखूंगा मैं। और उसके बाद फिर वो पूछ रहा है जी इसका, जिसका आप दे रहे हैं सारा डाटा, अगर आप अपना दे रहे हैं तो अपना लिखना है कि इनका एड्रेस क्या है। तो इनका एड्रेस यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ। ये एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ एड्रेस के अंदर कोई कॉमा, कोई स्लैश, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सिस्टम बना हुआ है इस तरह से कि अगर आपके एड्रेस के अंदर कॉमा या स्लैश है भी ना, तो आपने यहाँ वो नहीं लिखने, क्योंकि सिस्टम उसको जो है ना वो नहीं उठाता, वो आपको एरर देता है। तो लिहाजा आपने ये चीज का ख्याल करना है कि एड्रेस के अंदर कॉमा और स्लैश कहीं भी नहीं आनी चाहिए। प्रोविंस इनका इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, और कंट्री यहाँ फिर आपने कंट्री पाकिस्तान कर लेना अगर आपका पाकिस्तान है तो। और ऑक्यूपेशन में जो भी वो साहिब करते हैं आपने वो करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिजनेस पर्सन। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी कितने शेयर ये सब्सक्राइब कर रहा है, क्योंकि ये सिंगल मेंबर कंपनी है। तो यहाँ 1000 शेयर है, तो 1000 का 1000 शेयर ही ये बंदा अकेला ही सब्सक्राइब कर रहा है इसके अंदर। तो ये देखें, जब आपने ये यहाँ 1000 डाला है तो ये पेड अप कैपिटल भी यहाँ 1 लाख बन गया खुद ही से। और उसके बाद जब ये बंदा एक दफा कंपनी का डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर है, तो कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव, मतलब बंदा एक ही है लेकिन उसके ओहदे 2 हैं, तो ये बंदा चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर भी यहाँ सिलेक्ट होगा। ये कंपनी का डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर भी है और साथ कंपनी का ये चीफ एग्जेक्टिव भी है। तो चीफ एग्जेक्टिव डालते वक्त इसका डाटा हम एक दफा फिर दोबारा ऐड करेंगे,
फिर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, ये बंदे का नाम है, ये मैं ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और फिर इसको अब मैं एज अ चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर सेलेक्ट करूँगा और अब ये पॉइंटेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब इसकी नेशनलिटी फिर पाकिस्तानी है और उसका CNC नंबर सिस्टम मुझसे आगे मांग रहा है, ये मैं ऊपर से कॉपी करके ये नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ये यहाँ पर पूछता है कि रिलेशन क्या है, तो ये सन ऑफ है और ये इसके वालिद का नाम ये नीचे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से एड्रेस आपने फिर कॉपी कर लेना ऊपर वाला और नीचे जूं का तुम अपने पेस्ट कर देना और ये ऊपर इसका सिटी, तो ये सिटी आपने नीचे यहाँ पेस्ट कर देना और यहाँ आपने उसका परवीन सेलेक्ट कर लेना, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो इस बंदे का यहाँ है। तो यहाँ फिर कंट्री मांग रहा है, कंट्री पाकिस्तान है इसका और यहाँ इसका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, तो मैंने यहाँ बिजनेस पसंद किया था और नीचे फिर बिजनेस पसंद कर रहा हूँ। तो ये करके इसका डाटा, ये पर्सनल डाटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये विटनेस वगैरह, ये अगर आप फिजिकली अप्लाई कर रहे हो तो होता है। यहाँ अदरवाइज लिखा नो विटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन प्रोसेस, हम ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो सिस्टम पूछ रहा है कि जी यहाँ आप सेलेक्ट करें कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर करेंगे या आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर करेंगे। तो ये हमारी सिंगल मेंबर कंपनी है, तो ये टेबल ए पार्ट 2 वाली जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने टिक कर देना है, ये वाली ये। उसके बाद डिक्लेरेंट में बंदे का नाम, जो बंदे का यहाँ नाम है वो मैं लिख रहा हूँ और ये मिडल नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम ये देखें लाजमी है, मिडल और लास्ट नेम ऑप्शनल है। तो यहाँ इस बंदे के 2 नाम है, तो ये मैंने फर्स्ट में फर्स्ट लिख दिया, लास्ट में लास्ट लिख दिया, मिडल मैंने खाली छोड़ दिया। तो ये बंदे का नाम लिखने के बाद फिर आपने नीचे फिर कह रहे हैं सिग्नेटरी, बंदा सिग्नेटरी कौन है इसका, तो यहाँ फिर आपने उस बंदे का नाम ही लिखना और उसके बाद आपने उसका यहाँ ID कार्ड का नंबर लिखना है। ये ID कार्ड का नंबर लिखने के बाद वो डायरेक्टर है और उसके बाद वो आप सिस्टम पूछ रहा है कि क्या आपको डिजिटली सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो ये बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होते हैं जो ICCP की तरफ से बाकायदा अटेस्ट होकर आपको मिलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ आपने इस चेक के ऊपर टिक कर देना और उसके बाद फिर आपने जो है ना वो सिस्टम आपसे पूछ रहा है डू यू वांट अडॉप्ट ऑटो जनरेटेड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन। तो पहले ये चीज़ें हमें अलहदा से खुद ICCP की वेबसाइट से डाउनलोड करके उनके अंदर डाटा फिल करके ये बनाने पड़ते थे, तो बड़ा टाइम रिक्वायर्ड था, बड़ी गलतियां होती थी और इस तरह से कंपनी का प्रोसेस अक्सर हफ्ता डिले हो जाता था। तो वो मिस्टेक को जो है ना वो ओवरटेक करने के लिए, कि वो मिस्टेक्स के प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए ICCP ने एक ऑप्शन दे दी कि अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे, यस कर लेंगे, तो हम आपको ऑटो जनरेटेड सिस्टम जनरेटेड मेमोरेंडम और आर्टिकल बना देंगे। आपको खुद से बनाना नहीं पड़ेगा, ये जो डाटा आपने दे दिया ना यही हम मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर खुद फिट करेंगे और आपको सिस्टम जनरेटेड मेमोरेंडम और आर्टिकल खुद बना के दे देंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है और यही वो एक अपडेट है जो कि पहले नहीं थी और अब आ चुकी है। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये अपडेट नहीं थी, अभी ये आ चुकी है। तो ये भी एक पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का, और क्योंकि कुछ और मसले मसाइल थे तो इस वजह से मैं ये दूसरी वीडियो इस टॉपिक पर बना रहा हूँ। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इन केस ये सिंगल मेंबर कंपनी ना होती तो फिर क्या चेंज होना था इसके अंदर। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो फिर इसके अंदर एक तो सबसे जो मेन चीज़ है कि ये जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है कि आर्टिकल एसोसिएशन फॉर सिंगल मेंबर कंपनी, तो फिर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी, फिर ये ऊपर वाली करनी थी, एक चेंज है। और दूसरे नंबर पे दूसरा चेंज क्या है कि अगर इसके अंदर 2 मेंबर होते तो फिर ये एक बंदा तो डायरेक्टर भी बन गया और चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, और अगर इसके अंदर 2 मेंबर होते तो फिर एक दफ़ा फिर मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करता और जो दूसरा मेंबर है उसका डाटा एंटर करता और उसको भी डायरेक्टर और सब्सक्राइबर के तौर पर सेलेक्ट कर लेता और उन्हीं 2 में से एक बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बनता। ठीक है, जो कि यहाँ एक बंदे को मैं चीफ एग्जीक्यूटिव उसी को बना दिया और जो दूसरा बंदा है वो उसमें डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर ही होता और उसका भी यहाँ डाटा सारा ऐसे ही एंटर कर दिया जाता। और ये जो शेयर्स मैंने एक ही बंदे को सब्सक्राइब कर दिए सारे 1000, ये फिर दोनों लोगों में डिवाइड होते हैं जो भी उनकी परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप होती है कि एक बंदा 500 कर रहा है, दूसरा भी 500 कर रहा है, या एक 800 कर रहा है, दूसरा 200 कर रहा है, तो ये दोनों में फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो बस यही चेंज होना था, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है, इसके अंदर कोई अलग से चीज़ नहीं है। प्राइवेट कंपनी का भी यही प्रोसेस है और सिंगल मेंबर का भी सेम है, बस ये यहाँ होता है कि यहाँ 2 लोगों का डाटा एंटर हो जाता और ये ऑप्शन जो है ना यहाँ ये सिलेक्ट हो जाती है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती। तो ये करने के बाद सारा प्रोसेस आपने दोबारा रीचेक कर लेना कि सारा कुछ आपका ओके, और करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। ये करने के बाद ये देखिए सारा प्रोसेस आपके सामने आ गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये फिल न्यू अटैचमेंट फॉर्म पे आना है। अटैचमेंट में वो आपसे मांग रहा है फोटो कापी ऑफ NIC, कि आप अपने जो आपका ID कार्ड है उसकी फोटो कापी अटैच करें। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह, अगर कोई बंदा किसी के भी हाथ पे अप्लाई कर रहा है तो वो पावर अटॉर्नी दे, इस केस में एप्लीकेबल नहीं है।
नेम अवेलेबिलिटी लेटर, वही जो नाम आपका अवेलेबल हुआ है, रिजर्व हुआ है, जो आपको ईमेल आई है, वो वाला उस लेटर की बात कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले फोटो कॉपी ऑफ एनएससी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ चूज, और यहाँ सिर्फ पीडीएफ फाइल जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है इसके अंदर, सिर्फ पीडीएफ फाइल, मैं दोबारा बता दूं, पीडीएफ फाइल एक्सेप्टेबल होती है इसके अंदर। तो ये मेरे पास डाटा बकायदा मैंने रखा हुआ है पीडीएफ में बना के। तो फोटो कॉपी एनएससी, जो बंदा कंपनी का डायरेक्टर है, ऑनर है, उसकी आईडी कार्ड की कॉपी फ्रंट और साइड वो आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक ही फाइल बना लेनी है और वो आपने यहाँ अटैच कर देनी है। तो ये यहाँ मैं अटैच कर रहा हूँ, यहाँ आपने इस ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना। तो ये यहाँ ऐड हो गई है। और उसके बाद जो आपका नॉमिनी है जिसको आपने बनाया कि जी अगर इन केस बंदा नहीं रहता तो उसके बाद उसका जो है ना वो अल्टीमेट ऑनर कौन होगा, तो उसकी आपने आईडी कार्ड की कॉपी भी साथ है अटैच करनी है, फ्रंट और बैक, और वो भी पीडीएफ में ही हो। तो वो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मेरे पास नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपी भी फ्रंट और बैक दोनों साइड हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको भी यहाँ ऐड कर लेना है। तो ये दोनों बंदों की मतलब उसकी पर्सनल भी और नॉमिनी दोनों की ऐड हो गई है। और उसके बाद वो नेम अवेलेबिलिटी का लेटर जो मैंने पीडीएफ सेव किया हुआ ईमेल को मतलब प्रिंट करके, तो वो भी आपने यहाँ जो है ना उसको अपलोड करना है। तो ये भी मेरे पास यहाँ मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो इसको भी आपने यहाँ से ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद इसको क्लोज किया और यहाँ आपने सेव फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उनको सेव कर लेना। तो पहले यहाँ मेमोरेंडम और आर्टिकल की ऑप्शन भी मौजूद होती थी कि आप उनको भी अपलोड करें यहाँ बकायदा, उनको वो सारा बना के, बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। तो अब ये चीज़ें काफ़ी कदरे आसान हो गई हैं पहले से। तो ये करने के बाद फिर ये होता है वापस आपने ये देखिए ये ऑप्शन पहले विजिबल नहीं थी, अब हो गई है इन्फॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टीज। ये थर्ड पार्टीज के अंदर कौन सी है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये डाटा तमाम तरह है इसके लिए मतलब एफबीआर के लिए ये तमाम डाटा ये जो हाँ आपने फिल करना है। उसके बाद ये नीचे कुछ है कि जी आपने क्या अपनी कंपनी को मुख्य सेवादारों के साथ रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन यहाँ मौजूद थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खत्म हो चुकी है। बहरहाल ये एफबीआर के अंदर जो आपका डाटा जाएगा उसके लिए यहाँ से आपने ये ऐड अपडेट यहाँ क्लिक करना है और ये एक नई स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी और इसके अंदर आपने अपना डाटा यहाँ से देना है कि ये बंदे का पर्सनल नाम आपने बताना है कि जी उसका नाम क्या है, फर्स्ट और लास्ट नेम ये मैंने डाल दिया। उसके बाद उसका आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री कौन सा जी, तो इसका पाकिस्तान है। और फिर आपने बताना है कि प्रॉपर्टी इसकी कौन सी है। तो ज़्यादातर लोग तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही जाते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रेजिडेंशियल में क्या है तो हाउस है इस बंदे का। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है जी, इसका इस्लामाबाद है। तो ये मैंने कर लिया और इस्लामाबाद में पूछ रहा है इस्लामाबाद रूरल या अर्बन, तो इस्लामाबाद अर्बन है इसका, ठीक है जी, मतलब रिहायशी एरिया मतलब शहरी एरिया, देहाती नहीं है। और उसके बाद इसका वो नंबर वगैरह सिस्टम ने खुद ही उठाया हुआ है। अब इसका जो एड्रेस है वो कह रहा है ब्रेक करके यहाँ एड्रेस डालें। तो ये इसका एड्रेस है, ये मैं 3 हिस्सों में ब्रेक करके यहाँ इसका एड्रेस डालूंगा। और उसके बाद वो कह रहे थे जो सीईओ होता है उसका ईमेल एड्रेस भी चाहिए होता है, तो यहाँ मैं इसका ईमेल एड्रेस भी पुट करूंगा। तो ये ईमेल एड्रेस भी इसका डाल दिया और डालने के बाद यहाँ से मैंने सेव एंड अपडेट कर दूंगा। तो सिस्टम कह रहा है जी ऑफिसर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, करने के बाद आपने इसको कर देना है क्लोज। तो ये एक बंदे की इन्फॉर्मेशन चीफ एक्टिव की सेव हो गई है। अब वही बंदा डायरेक्टर और सब्सक्राइबर भी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक दफा मुझे फिर ऐड करनी पड़ेगी। तो उसी बंदे का नाम मैं फिर एंटर कर रहा हूँ और कंट्री उसकी वही पाकिस्तान और रेजिडेंशियल हाउस और ये है जी इस्लामाबाद में रहता है और इस्लामाबाद कौन सा जी, अर्बन। तो यहाँ एड्रेस मुझे फिर डालना पड़ेगा इसका। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, सेव एंड अपडेट। वो कह रहा है जी ऑफिसर इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, ये कर दिया और ये यहाँ ये अपडेट हो गए, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। तो सिस्टम पूछा कि जो आपने एड्रेस दिया है मुझे, ये एड्रेस जो आपने वहाँ पीछे मतलब लिखवाया है, ये आप इस घर के ऑनर हैं या ये आप इसका मतलब किराएदार हैं, टेनेंट है, ऑक्यूपेंट क्या है। तो मैं इसमें ये कह देता हूँ जी ये बंदा इस घर का ऑनर ही है।
और फिर वो कहता है कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है, तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है ना वो दिया है। तो सिस्टम पूछता है कि ये रेजिडेंशियल में क्या है, तो ये हाउस है। और उसके बाद फिर पूछा कि इस सारे घर के अंदर बिजनेस का शेयर कितने परसेंट है, कितने परसेंट आप बिजनेस को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ 25 लिख देता हूँ। आपकी जो परसेंटेज हो आपने वही लिखनी है कि बिजनेस में कितने परसेंट घर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर वो 100% आपके लिए बिजनेस के लिए, तो फिर आप वो वाला भी कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम आपसे पूछा कि अकाउंटिंग पीरियड आपका कौन सा होगा। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड जुलाई से जून तक ही होता है। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अक्टूबर टू सितंबर भी कर सकते हैं, जनवरी टू दिसंबर भी कर सकते हैं, अप्रैल टू मार्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ जुलाई टू जून नॉर्मली यही पीरियड होता है। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी, यहाँ आपने जो आपकी मुतलका प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी, यहाँ ई कॉमर्स थी और ई कॉमर्स से रिलेटेड वो दोबारा फिर आपको कहता है आपने सेलेक्ट करें। तो यहाँ आपको ज़रा आपके 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो आपने वो अपनी मुतलका जो है ना वो प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा जी, वो करने के बाद यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद वो आपको कहता है कि EOBI एक डिपार्टमेंट होता है कि आपने इसके साथ रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मैं बोलूँगा जी नहीं, मैंने नहीं करनी। तो मैं इसको सेव करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन तमाम मेरी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। थर्ड पार्टी का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि EOBI एक अदारा है, इसके साथ वो रजिस्ट्रेशन की आपको ऑप्शन देता है। और दूसरे नंबर पे वो आपको FBR के अंदर भी आपकी रजिस्ट्रेशन, अक्सर लोग आपको ये कह के भी ठगते हैं कि जी आपकी पहले कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी फिर आपकी कंपनी का NTN भी बनेगा। हालांकि ये पहले ये ऑप्शन होती थी, मतलब पुराना काम होता था। अब आजकल बाकायदा जब आप SCCP के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन साथ अब जब आप अपनी SCCP के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो साथ ही आपकी कंपनी का NTN भी बन जाता है और आपका पर्सनल NTN भी बन जाता है। SCCP आपका तमाम तर डाटा FBR के साथ भी शेयर कर लेता है और जैसे ही आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन की ईमेल आती है, साथ ही आपको FBR की तरफ से भी मैसेज आ जाते हैं कि आपकी कंपनी का ये NTN और आपका पर्सनल ये NTN। अगर आपका पहले NTN नहीं बना हुआ तो, अगर बना हुआ है तो फिर आपको ईमेल नहीं आती, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपको ईमेल आती है कि ये आपका पर्सनल NTN का ID पासवर्ड है और ये आपके कंपनी का ID पासवर्ड है। तो ये करने के बाद आपने बैक टू मेन पे आ जाना। ये बैक टू मेन पे मैं आ गया और उसके बाद अब ये बैंक चलान वाले फॉर्म के ऊपर मैंने क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये वो कह रहा है कि ये इतने का आपका चलान बनेगा 3875 रुपये का। तो पहले ये फ़ीस तकरीबन 2000 के दरमियान थी, अब ये फ़ीस उन्होंने बढ़ा दी है, कोई 1800-2000 फ़ीस इन्होंने बढ़ा दी है। पहले से फ़ीस इनका शेड्यूल इन्होंने रिवाइज़ किया। तो उसके बाद आपने ये अपना देख के सारा इसको आपने प्रिंट वगैरह नहीं करना, जस्ट आपने सेव कर देना है। सेव फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने ये आ जाना है साइन फॉर्म के ऊपर। तो साइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने ये अपना यूज़र पिन अप्लाई करना है, जो भी आपको वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आया था। तो यहाँ मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ और ये अप्लाई यूज़र पिन। तो ये मेरे अब मेरा प्रोसेस ना रेडी टू सबमिट है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये आपने कर दिया, ये थी सिंगल मेंबर कंपनी। अब अगर इन केस डुअल मेंबर कंपनी होती तो फिर क्या होना था, फिर ये आपने यहाँ अप्लाई यूज़र पिन कर दिया और आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं होनी थी अगर ये नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड होती है जिसके अंदर 2 मेंबर कम से कम होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो फिर क्या करना था आपने, ये अप्लाई यूज़र पिन करके फिर आपने यहाँ से लॉग आउट करना था और लॉग आउट करने के बाद फिर आपने दूसरे जो दूसरा इसके अंदर बंदा है जो इसके अंदर शामिल होगा, वो डायरेक्टर होगा, उसकी भी रजिस्ट्रेशन आपने FBR की वेबसाइट सॉरी SCCP की साइट के ऊपर करनी है। उसी से आपका लॉगिन ID पासवर्ड बनाना है और फिर उसके पोर्टल से आप लॉगिन करेंगे तो ये सारा प्रोसेस उसके पोर्टल के अंदर भी वहाँ आ चुका होगा, क्योंकि आपने उसका डाटा यहाँ एंटर कर दिया था जब आप सारा वो फॉर्म बना रहे थे पहले वाला। तो जब उसके पोर्टल से आप लॉगिन करेंगे तो वो प्रोसेस वहाँ भी अवेलेबल होगा और वहाँ भी आपने इसी जगह आके उस बंदे का पिन कोड डाल के अप्लाई यूजर पिन करना है। जितने वो एक बंदा है, वो 2 है 3 है, उन तमाम के ID से आपने लॉगिन करके ये अप्लाई यूजर पिन करेंगे और वापस फिर आपने इसी पोर्टल में आना है जिस पोर्टल से आपने सारा प्रोसेस इनिशिएट किया था और यहाँ से आके आप फिर आप इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ये मैंने बता दिया अगर आपकी कंपनी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं। ये सिंगल मेंबर थी तो इसमें एक ही बंदे ने जो है ना अपना पिन कोड अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद उसने यहाँ से इसको सबमिट कर देना। तो ये वो कह रहा है कि आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट द प्रोसेस, तो ओके। और फिर वो कह रहा है कि आप की जो पेमेंट है वो भी ड्यू है और ये प्रोसेस सबमिट करने के बाद 15 दिन तक अगर आप अपनी फीस जमा नहीं करवाते तो ये प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ओके है। तो ये मैंने ओके किया तो ये प्रोसेस देखें यहाँ से सबमिट हो गया। तो वो कह रहा है जी ये आपके प्रोसेस रेफरेंस ID है, ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी आपने SCCP की हेल्पलाइन पे कॉल कर कहना हो जी मैंने ये अप्लाई किया हुआ है तो वो आपसे आपकी रेफरेंस ID पूछ सकते हैं, तो ये आप उसको नोट कर सकते हैं। ये तमाम करने के बाद फिर आपने ये ADC e-payment के अंदर आना है जी। ये ADC e-payment के अंदर वो कह रहा है कि ये देखें ये प्रोसेस ID है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन आपका जो है ना वो काम था, ये चलान नंबर है, ये चलान की अमाउंट क्या है जी 3875। PSID यहाँ देखें ये नहीं आ रही, तो यहाँ से आपने जनरेट PSID के ऊपर क्लिक करना है।
ये मैंने जनरेट पी एस आई डी की, तो ये पी एस आई डी जनरेट हो चुकी है 462367, ये देखें। तो ये पी एस आई डी जनरेट होगी, तो ये पी एस आई डी ही होती है जो आपने ईजी पैसा की ऐप में या अपनी बैंकिंग ऐप में जाना है और वहाँ आपने एस सी पी की ऑप्शन तलाश करनी है। सर्च की ऑप्शन में जाकर भी आप एस सी पी सर्च करके वहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी, तो वहाँ आपने ये अपना पी एस आई डी नंबर डालना है। ओके करेंगे तो सिस्टम आपका नाम भी उठा लेगा और आपकी अमाउंट भी उठा लेगा जो 3875 है यहाँ आ रही है आपके केस में जो भी अमाउंट होगी। तो सिंपल आपने ओके करना है, पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट होने के बाद ये प्रोसेस एसएससी के पास चला गया तो 1 से 2 वर्किंग दिनों के अंदर आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये था सारा प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और सारी बात जो है ना वो तसल्ली बख्श तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ चीज़ रह गई हो, किसी को काम करते वक्त कोई मसला है या कोई बंदा ये काम मुझसे करवाना चाहे, मैं इस काम के बाकायदा सर्विस भी देता हूँ और मार्केट से कंपैरेटिव रेट के ऊपर सर्विस देता हूँ। अगर बंदा सर्विस लेना चाहे तो वो भी मोर देन वेलकम है, और अगर कोई काम करते हुए किसी को मसला आए तो वो रहनुमाई भी ले सकता है। कोशिश किया करें व्हाट्सएप पे ही रब्ता किया करें, क्योंकि ना आपका मैसेज सेव हो जाते हैं और उसके बाद फिर रिप्लाई करने में आसानी होती है। कॉल अक्सर बंदा पिक नहीं भी कर पाता। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ मजीद प्रोसेस होते हैं वीडियो आपकी कंपनी रजिस्टर होने के बाद, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ क्या चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं जिस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।